जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफोन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, इनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली स्टैटिक जीके का एक पार्ट डिस्कस कर चुका है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आने के पूरी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि जो पर्यटक स्थल होते हैं ये भी एक स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। तो कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर गिने जाते हैं, बल्कि वे दिल्ली स्टैटिक जीके का पार्ट भी गिने जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम सेशन। सबसे पहला जो है इंडिया गेट। इंडिया गेट आप सभी ने देखा होगा, घूमा होगा। ठीक है, तो इंडिया गेट जो है उसके वास्तुकार का नाम है एडवर्ड लुटियंस। क्या नाम है इसके वास्तुकार का? एडवर्ड लुटियंस। मतलब किसने इसे डिज़ाइन किया बनाने के लिए? तो ब्रिटिशों के समय की यह स्थली है। क्यों बनाया गया, क्या पर्पस था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस सन में ये बनकर तैयार हो गया था उस सन का है 1931। 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब ये बनाया क्यों गया? तो देश के वॉर मेमोरियल। ठीक है, मतलब जो हमारा कहना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो जवान शहीद हुए थे, है ना, जो हमारे भारतीय थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे, है ना, उनकी शहादत के लिए करीबन 90,000 सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे, है ना। उनकी शहादत के लिए इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया, जो कि प्रेरित है पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से। किसके? पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से। इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि किस देश के वॉर मेमोरियल से प्रेरित होकर यह इंडिया गेट बनाया गया। तो पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित होकर इसको बनाया गया। कितने सैनिक शहीद हुए थे? 90,000 भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहादत को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाया गया था। फिर आपने एक देखा होगा कि पूर्व, है ना, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पूर्व नाम क्या था इसका। तो आज जिसे हम राजपथ के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसे आज हम राजपथ के रूप में जानते हैं। और राजपथ यदि दिमाग वर्ड सुनाई देता तो पूरा इंडिया गेट अपने दिमाग में सेट हो जाता, क्योंकि वो राजपथ पर ही बना है। तो उस राजपथ और साथ में इंडिया गेट को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। पहले से किस नाम से जाना जाता था? किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर आपने जो गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस से स्टार्ट होकर इंडिया गेट से होते हुए यह लाल किले तक जाती है। कहाँ तक जाती है? लाल किले तक जाती है। ठीक है, तो लाल किले से कौन स्पीच देता है? प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं। कब देते हैं? स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर लाल किले से अपना स्पीच देते हैं। और सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दिया था। ठीक है, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति भवन में जब ये फ्लैग को अपना फहराया जाता है, इंडियन फ्लैग, तब कौन स्पीच देता है? तब स्पीच देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। इस बार अपने गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की परेड में गेस्ट कौन थे? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। आपने इंडिया गेट के पीछे एक छतरी बनी देखी होगी ना, जो थोड़ा सा मंदिर के आकार में गुम्बदनुमा होगा। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, है ना, कि इंडिया गेट है अपना, और यहाँ साइड में जो छतरी टाइप का दिख रहा है ये अपना, ये जो चीज़ है ये क्या है? यहाँ पर पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी थी। क्या बनी थी? जॉर्ज पंचम की एक स्टैचू को खड़ा किया गया था। ठीक है, क्योंकि वह जब भारत आगमन हुआ था इनका, तो गेटवे ऑफ इंडिया भी बना था, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में बना था। तो जॉर्ज पंचम के मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिसे बाद में कब? आज़ादी के बाद इसे, जहाँ पर अंग्रेज़ों की सारी स्टैचूज़ और कलाएं को संग्रहित किया गया है, वहाँ पर कोरोनेशन पार्क में, ठीक है, कोरोनेशन पार्क में उठाकर इस मूर्ति को वहाँ पर स्थित कर दिया गया। और ये
छतरी अभी खाली है। जैसे आप कभी जाते होंगे तो आपको देख के लगता नहीं है कि ये ऐसा क्यों बनाया गया है। ये इसका राज है कि मतलब जो इंडिया गेट था, इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति खड़ी थी, जिसको आज़ादी के बाद उठाकर कहाँ स्थापित कर दिया गया, कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी पता रहा होगा तो आपको पता चल गया। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है, रेड फोर्ट या लाल किला, है ना। यदि लाल किले की हम बात कर लें तो इसका निर्माण मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आप सभी को पता है कि शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, तो इसका निर्माण मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया। अब इसकी खासियत क्या थी, लाल रंग के पत्थरों से बने होने के कारण इसका नाम जो पड़ा लाल किला पड़ा। ठीक है, लाल रंग के पत्थरों से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके चारों ओर यदि आप कभी विजिट किए होंगे तो इसके चारों ओर एक ट्रेंच टाइप की बनी है। इस ट्रेंच में पानी कहाँ से आता है था, तो इस ट्रेंच में जो पानी आता था वही यमुना नदी से ही आता था। इसके हम पुनर्निर्माण की बात कर लें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका पुनर्निर्माण कार्य कब चालू किया गया, तो 1638 में चालू किया गया, जो कि 10 साल मतलब 1648 के मध्य तक चला। ठीक है, तो 1638 से चालू होकर 1648 तक यह चलता ही रहा। फिर हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की साइट में इसे कब शामिल किया गया। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, हल्के में मत लीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जो भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं उनकी भी मदद हो सके, और आप भी इसे 2 से 3 बार कम से कम देखें तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की साइट में इसे कब शामिल किया गया, तो 2007 में इसे शामिल किया गया। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो अपना पर्यटक स्थल या हिस्टोरिकल पार्ट है उसकी तरफ, जामा मस्जिद। ठीक है, तो इसका जो निर्माण कार्य चालू हुआ था 1650 में, और कब तक चला, 6 साल तक चला, तो 1656 तक यह कार्य इसका चला, जो कि बनवाई गई थी मुगल वंश के शासक शाहजहां द्वारा। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं इसके कहना चाहिए विशेषताएं क्या थी, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि किस आधार पर मानी जाती है, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद क्षेत्रफल और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर मानी जाती है। वास्तविक नाम इसका क्या था, जिसे आज हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, इसका जो वास्तविक नाम था क्या था, मस्जिद ए जहानुमा, मस्जिद ए जहानुमा इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपना पर्यटक स्थल जो है हौज खास। ठीक है, हौज खास आप लोग कई बार गए होंगे, मेट्रो स्टेशन में इसका एक पर्टिकुलर स्टेशन भी है। अगर आपको जाना है तो आप ये तो हौज खास उतरिए, या तो ग्रीन पार्क रेलवे मेट्रो जिसको हम कहते हैं वहाँ भी उतरेंगे तो आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हौज खास क्या है, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 तक चला था, लोधी वंश तक यह चला था। गुलाम वंश से स्टार्ट होकर लोधी वंश तक चला था। तो गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला, 1206 से 1200 कहना चाहिए अपना 1206 से 1210 तक तो ऐबक का समय था, और 1220 से 26 तक चला था। फिर उसके बाद अपना क्या आ गया था, खिलजी वंश का शासन आ गया था। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो शासन था, खिलजी वंश के शासन के समय, ठीक है, तो हौज खास का निर्माण कराया गया था। यहाँ की शांति और सुकून की वजह से इसे क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शांति का प्रतीक किस स्थल को माना, वैसे सारे स्थल ही शांति के प्रतीक होते हैं, परंतु आप यहाँ जाएंगे, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसको इधर आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही लेवल की शांति आपको मिलेगी। ठीक है, और ये विशेषता बनाया गया था कि स्नानागार के रूप में बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फिरोज शाह तुगलक की कब्र या मकबरा भी हम कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक कहीं पे दफनाया भी गया था। तो आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा।
यह पूरा परिसर किस आकृति पर बना हुआ है? तो पूरा परिसर जो है एल आकार की आकृति पर बना है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, अपना कहना चाहिए पर्यटक स्थल क्या है? ओल्ड फोर्ट, पुराना किला जिसे हम कहते हैं। ये यमुना नदी के किनारे प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। क्या है, कहाँ पर स्थित है ओल्ड फोर्ट? यमुना नदी के किनारे प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। अब प्राचीन दीन पनाह से आपको याद आया होगा किसकी मृत्यु हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर। यदि आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा यह करवाया गया था। यह दिल्ली का सबसे पुराना किला माना जाता है, जिसके आधार पर इसका नाम पुराना किला या ओल्ड फोर्ट पड़ गया था। फिर हम बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की, जो कि विश्व की क्या है? सबसे ऊंची मीनार है। तो इसकी जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, आप सभी को पता होगा। और किसके उद्देश्य में रखी, मतलब किसके लिए बनाई गई थी, किसकी याद में बनाई गई थी? तो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाई गई। ठीक है, और ये कितने मंजिल की है? ये टोटल 5 मंजिल की है, जिसमें से है ना इसका निर्माण कार्य कब पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा किया, जबकि मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नींव किसने रख दी थी? नींव रख दी थी कुतुब मीनार की, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने करवाया, जबकि इसको रेनोवेट या मरम्मत किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं विश्व की सबसे ऊंची मीनार। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, क्या है? कुतुब मीनार। तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार, जिसे 1993 में विश्व धरोहर की साइट में शामिल किया गया। कब किया गया? विश्व धरोहर की साइट में शामिल, इसे 1993 में शामिल किया गया था। फिर हम बढ़ते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल क्या है? यह मंदिर है, ठीक है, एक तरह का। तो लोटस टेम्पल मंदिर का स्थापत्य वास्तुकार फरीवर्ज साहिबा ने तैयार किया था। किसने किया था? फरीवर्ज साहिबा ने तैयार किया था। यह एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मकबरा नहीं है, बस यहाँ पर सारे धर्म की आस्थाएं हैं और शांति और सुकून का यह प्रतीक है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते हैं और कुछ सेकेंड या कुछ मिनट वहाँ पर बैठकर शांति का अनुभव लेते हैं और वहाँ पर आनंद में रहते हैं और भगवान या ईश्वर का ध्यान वहाँ पर बैठकर किया जाता है। तो कमल क्या था? आपको पता है आज़ादी के समय भी अपना यूज़ हुआ था कमल, है ना। तो भारत के लिए कमल शांति का प्रतीक होने की वजह से सभी धर्म के लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। ठीक है, सभी धर्म की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। फिर हम बढ़ते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। ठीक है, अब ये क्या था? यह एक समय बंगला हुआ करता था, किसका? महाराजा जय सिंह का बंगला था, जो कि बाद में सिखों के 8वें गुरु का क्या बन गया? निवास स्थल। और सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन। ठीक है, हरकिशन, गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु थे, जिनका यह निवास स्थल बन गया। जब दुनिया में महामारी फैली, प्लेग और चेचक जैसी महामारी फैली, उस समय यहाँ से मतलब कहाँ से? गुरुद्वारा बंगले साहिब से लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब कराई जा रही थी। ठीक है, फिर ऐसे करते करते जो अपने गुरु थे, वे क्या बोलते हैं, अपने समाधि उनकी हो गई, है ना। तो ऐसे करके वहाँ पर इनका गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से इसे जाने जाने लगा। तो यह गुरुद्वारा अब सिखों और हिंदुओं के लिए क्या बन गया है? पवित्र तीर्थ स्थान बन गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेशनल रेल संग्रहालय, है ना। नेशनल रेल संग्रहालय की यदि हम बात कर लें, यह भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, क्योंकि जो इसका निर्माण है वह 1977 में किया गया था। इस संग्रहालय में विश्व की प्राचीनतम चालू हालत की रेलगाड़ी भी स्थित है। हाँ जी हाँ, चालू हालत की रेलगाड़ी, जिसे हम फेरी क्वीन भी कहते हैं ना, वह भी स्थित है, जिसका इंजन 1855 में निर्मित हुआ था। तो नेशनल रेल संग्रहालय कहाँ है? यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1977 में करवाया गया था। ठीक है, जहाँ पर सारे प्रकार की रेलों की, आपको छोटी बड़ी हर प्रकार की जो भी आज तक अपना इनोवेशन हुआ है, सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन की, प्रेसिडेंट हाउस की हम बात कर लेते हैं, जिसका निर्माण कार्य 1912 में स्टार्ट हुआ और 1929 तक चला। ठीक है, 1912 में स्टार्ट हुआ और 1929 तक यह चलता रहा। ठीक है, तो मतलब 1929 में राष्ट्रपति भवन बनकर कंप्लीट हो गया था। वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एडवर्ड लुटियंस कई चीज़ों का निर्माण किए, कई चीज़ों के डिज़ाइनर थे। तो एडवर्ड लुटियंस के नाम पर ही दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली चीज़ किसने बनवाई? वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने ही बनवाई। फिर 1950 तक इसे क्या कहा जाता था? वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर भारत के पहले, है ना, जहाँ पर भारत के पहले भारतीय वायसराय जो सी राजगोपालाचारी निवास किया था। ठीक है, उन्होंने निवास किया था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल निवास करते थे। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, फिर उसके बाद वायसराय पद आ गया। ठीक है, तो वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल या कौन रहते थे? वायसराय रहते थे। आखिरी जो थे सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने भी यहाँ पर निवास किया था। ठीक है, जो आज के डेट में राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं, यह भारत में एकमात्र मुगल गार्डन पर आधारित उदाहरण है। जो राष्ट्रपति भवन है, इसके सामने का जो गार्डन है वह मुगल गार्डन। अब मुगल गार्डन कैसे? चार बाग शैली। ठीक है, जो बाबर ने स्टार्ट की थी चार बाग शैली, उस पर आधारित या मुगल गार्डन पर आधारित का यह बनाया गया है यहाँ का गार्डन, जिसका उदाहरण इस भवन में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वो आपको कहाँ भी देखने मिलेगा? हुमायूं के मकबरे में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ वहाँ पर। और थोड़ा बहुत जो ताजमहल है वह भी चार बाग के जो शैली है मुग़ल गार्डन की, उस पर आधारित मिलेगा। तो आपको 2-3 जगह ही मुग़ल गार्डन का ये उदाहरण देखने को मिलता है। चार बाग क्या होता है कि बीच में पानी चारों मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप का होता है। ऐसे यहाँ जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ, इसमें पानी बहता रहता है और बीच बीच में क्या रहता है? गार्डन रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये सिस्टमेटिक बनाया जाता था। तो इसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 जगह मुग़ल गार्डन के आपको उदाहरण को देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अक्षरधाम मंदिर के ऊपर। अक्षरधाम मंदिर क्या है? यह हिंदुओं और सभी धर्मों का क्या है अपना, मतलब है तो ये हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो पर्यटक हैं वह भी आते हैं और सभी धर्म के लोग भी जाते हैं। ये घूमने के लिए बहुत ही बड़ा मंदिर है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। फिर हम बात करते हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? गोल्डन ट्रायंगल के समीप स्थित है, जो कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है? जयपुर, आगरा और दिल्ली। ठीक है, जयपुर, आगरा, दिल्ली को जोड़ता है क्या? अपना गोल्डन ट्रायंगल इसके समीप स्थित है। जहाँ पर क्या मिलता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में कि ये क्या है? एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भारतीय कला, संस्कृति, धरोहर और अपने खान पान का क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। ठीक है, तो वही सब सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, तो आपको देखने को मिलता है। कभी भी आप जाए तो ये गुड़गांव के पास स्थित है, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनोखा कृत बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं अग्रसेन की बावली की। जो अग्रसेन की बावली है, इसे महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसका करंट का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लेकर आया इस चीज़ को। तो अग्रसेन की बावली क्या है? 2012 में, किसमें? 2012 में क्या किया गया है? भारतीय डाक के द्वारा इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी की गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस स्थल के ऊपर भारतीय डाक ने डाक टिकट जारी की है? तो 2012 में। ठीक है, दिल्ली के किस स्थल के ऊपर जारी की गई है? तो आपको बताना है अग्रसेन की बावली, जो कि महाराजा अग्रसेन द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाई गई थी और 2012 में इंडियन पोस्ट के द्वारा इसमें एक डाक टिकट जारी कर दी गई है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जो है, इससे पहले लेडी वेलिंगटन गार्डन, इसका एक अन्य नाम है जिसको आपको याद रखना है। ब्रिटिशों के समय इसे जाना जाता था लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से इसे जाना जाता था, जो कि अंग्रेज़ों के बाद मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद इसे लोधी गार्डन के नाम से जाना जाने लगा। ये सफदरगंज मकबरे के समीप ही स्थित है। ठीक है, तो इसे आज़ादी के बाद लोधी गार्डन के नाम से जाने लगा। इसकी खासियत यह थी
इसे लोधी गार्डन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर लोधी वंश के अधिकतर जो शासक हुए थे उनकी समाधि आपको इन गार्डन के या इस पार्क में देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर बनवाया था महाराजा जय सिंह ने। किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह ने बनवाया था, जो कि दिल्ली के साथ जयपुर, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और साथ ही साथ अपना कहाँ पर, वाराणसी में बनवाई गई थी। और जंतर मंतर क्या थी? एक प्रकार की वेधशाला थी। तो दिल्ली की जो जंतर मंतर है किससे प्रेरित होकर बनी है? तो समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, उसकी वेधशाला से प्रेरित होकर यह बनाई गई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब की, हुमायूं मकबरे की, जो कि आज का अपना लास्ट टॉपिक है। हुमायूं टॉम्ब, यह मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं की विधवा बेगम, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? हमीदा बानो बेगम के नाम से। तो हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? 1562 में इसे बनवाया था। और इसके वास्तुकार का नाम है मीरक मिर्जा ग्यास। मीरक मिर्जा ग्यास इसके वास्तुकार का नाम है। और हुमायूं मकबरा को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, 1993 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि दिल्ली के अपने हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस थे उनके ऊपर। ठीक है, इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला, तो आपको ध्यान में रखना है और इनको पढ़ते हुए चलना है और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए। आपको तैयारी कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। लूसेंट उठाइए, लूसेंट को पढ़ते जाइए और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, आप उसको भी उठाइए, साथ में दोनों को आप उठाइए और पहले आप थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करिए। जैसे ही आपको जैसे एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जैसे आपने प्राचीन भारत पढ़ा, आपका वो पार्ट कंप्लीट हो गया, तो आप प्राचीन भारत के पूरे ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बुक से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा और जो जो आपसे बनते जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है, हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे करते करते आपको क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा जो अलग ही लेवल आपको लेके जाएगा और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मेरी ट्रिक आपको एक कैसी लगी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको हेल्पफुल साबित होती है तो आपको इसी पैटर्न में फॉलो करते हुए हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ना कि सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में भी जैसे आप किसी थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद उसके ढेर सारे क्वेश्चन आप लगाए। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद परसेंटेज से संबंधित जितने भी पेपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उठाइए, उनको सबको लगाकर सॉल्व करके किनारे कर दीजिए। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज कोई भी हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसे आप ले लीजिए और साथ ही साथ उसे आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूं। थोड़ा सा अकेला आदमी हूं, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बस आप लोगों से एक ही सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। यदि जो भी अभी चैनल पर नया है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, #PF लर्निंग में डालेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जिसे आप जाकर एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।